जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा है। तो आज हम लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी शॉर्ट न्यूज़ हैं उसको कवर करेंगे तेज़ी से, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधे घंटे हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगता है ये सीरीज़ जो है आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो कमर्शियल 5G सर्विस है, ठीक है। तो जो कमर्शियल 5G सर्विस है ये बेसिकली न्यूज़ में आया कि बेसिकली 5G सर्विस के तरीके से लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 5G सर्विस को। अब ये जी जो है इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जी क्या होता है, 2G 3G 4G 5G। अभी तक आम लोग जो हैं सभी लोग 4G यूज कर रहे थे, जो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। और पहले जो है वो 3G का भी ज़माना था जिसमें इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो होती थी। अगर आपको याद होगा कि आप वीडियो देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा बफर करता था, प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता था। तो अब जो ये 5G वाली सेवा है एक तरीके से 4G में भी एक तरीके से काफ़ी स्पीड में है और क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई थी अगर आप देखे होंगे तो ये जो जी होता है बेसिकली ये बैंड विड्थ इंक्रीज करता है, ठीक है। जब भी ये नया जनरेशन आता है, जी फॉर जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन। तो ये क्या होता है, बैंड विड्थ जो है एक तरीके से इंक्रीज करता है। दूसरा जो भी टाइम लैग है एक तरीके से, जो लेटेंसी पीरियड होता है इसमें जो भी गैप होता है, जो एक तरीके से देरी होती है जो भी प्रोसेस होने में, तो टाइम लैग को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। और दूसरी बात जो है स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो है हर जनरेशन जो भी लॉन्च होता है उसमें ये सभी जो है क्वालिटी जो होती है एक तरीके से स्पीड की, बैंडविड्थ की, वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है। मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी फ़िलहाल जो है ये 5G जो है आपको ये समझना चाहिए इसका जो यूज है वो एक तरीके से बहुत ही ब्रॉड लेवल पे जो है इसका यूज होगा। और इसकी जो है एक तरीके से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लाउड गेमिंग, AR VR टेक्नोलॉजी। आप सितंबर मंथ का करंट अफेयर मेरा कवर किए होंगे, वहाँ मैंने AR VR और MR इसके बारे में डिटेल से बताया था। AR जो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी, MR मिक्स्ड रियलिटी। तो ये टर्मिनोलॉजी और वर्ड यूज होता है XR एक्सटेंडेड रियलिटी। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी यूज वहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप कहीं मॉल पे जाते होंगे या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं चेयर लगा होता है, उसमें आंखों के सामने जो है कुछ एक हेडसेट टाइप का, आंखों के सामने हेडसेट एक ऐसा लगा लेते हैं जो एक तरीके से वर्चुअल एसेट होता है, वर्चुअल हेडसेट होता है। तो उसके थ्रू जो है आपको पता चलता है कि भाई वो कहीं एक प्रकार से जो है आपको लगता है कि भाई कहीं पहाड़ों में चले गए हैं, कहीं हम ऐसे ब्रिज पे ट्रेवल कर रहे हैं। और एक 3D रियलिटी, 3 डायमेंशन में जो है आपको फीलिंग आती है कि भाई कोई पिक्चर आप देख रहे हैं तो उसकी एक 3 डायमेंशन में आपकी फीलिंग आ जाएगी। इसी प्रकार एक मैंने टॉपिक कवर किया था जिसमें यह था कि भाई जो है कई लोग आपस में बैठे हों, जैसे एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू कई लोग, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गोरखपुर में बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम दोनों जो हैं इसके थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा लगेगा कि हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं। एक तो फ़ोन का माध्यम है कि फ़ोन में वीडियो के थ्रू वीडियो कॉलिंग हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग का 3 डायमेंशनल ऐसा फील आएगा कि 3 डायमेंशनली जो है आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इस तरह की हो सकता है रियलिटी जो है वो आजकल जो है वो हो सकता है भविष्य में कई जगहों पे ये यूज भी हो रहा है, भविष्य में जो है कॉमनली यूज हो सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता होगी 5G। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसमें काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, मैंने एक्सप्लेन कर भी रखा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है टर्मिनोलॉजी बार बार आती है IoT, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का यूज क्या है, इंटरनेट का यूज ये है, जब शुरुआत में इंटरनेट आया था कि जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं आपस में, समझ रहे हैं ना, वो कैसे एक प्रकार से कनेक्टेड हो, मैं और आप कैसे जुड़ पा रहे हैं। माध्यम तो इंटरनेट ही है ना, समझ रहे हैं ना। चाहे कोई व्हाट्सअप है, चाहे फेसबुक है, तो अंतिम में तो वो इंटरनेट पे ही काम करा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इंटरनेट जो है एक प्रकार से क्या किया, लोगों को एक प्रकार से जोड़ा, ठीक है। तो लोगों को जोड़ने के लिए इंटरनेट था। यहाँ पे थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जब चीज़ें आपस में इंटरनेट से जुड़ जाएं, चीज़ें आपस में इंटरनेट से जुड़ जाएं। जैसे मान लीजिए आपका घर से बाहर हो, ठीक है, घर से बाहर आपके घर पे कोई बीमार है, ठीक, तो उसके शरीर पे कुछ ऐसे डिवाइसेज लगा दिया, आपके चेस्ट पे डिवाइसेज लगा दिए गए, आपके हाथों में जो है एक बैंड लगा दिया, रिस्ट बैंड या स्मार्ट वॉच टाइप का लगा दिया। तो मान लीजिए आपके दादाजी बीमार हैं, घर पे कोई केयर करने वाला नहीं है, आप बाहर जाते हैं, तो उसमें जो है आपको मॉनिटरिंग, आपके मोबाइल पे जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा कि उनका हार्ट रेट नॉर्मल है या हार्ट रेट उनका बढ़ रहा है, ठीक है, चाहे उनका जो है ऑक्सीजन लेवल बॉडी में सही है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप बाहर भी रहेंगे तो आप मॉनिटर कर सकेंगे। तो इस तरह की इंटरनेट ऑफ थिंग्स रहेंगी, मतलब आपस में चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी इंटरनेट के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं समझना। बाकी 5G 4G में कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। इसमें स्पेक्ट्रम एक टर्मिनोलॉजी होती है कि स्पेक्ट्रम अलॉट होते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ। स्पेक्ट्रम जैसे आप लोग पुराना रेडियो FM सुने होंगे, मैं तो काफ़ी बचपन में इसमें सॉन्ग सुनता था। जब
ये रेडियो एफएम जो है 50-100 रुपये में बेसिकली मिलते थे आपके हाथों में। क्रिकेट कुछ सुनना हो, कुछ सॉन्ग सुनना हो, तो ये एफएम जो हम लोग स्कूल में ले जाते थे और बस्ते में रखते थे स्कूल बैग में और उसको सुनते थे, ठीक है। तो ये रेडियो एफएम जो है इसमें फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती थी कि इस फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 92 फ्रीक्वेंसी है, 93 फ्रीक्वेंसी है, 94 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी अपने को मैच करनी होती थी, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है क्रिकेट मैच आएगा, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है गाना बजेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे न्यूज आएगा, समझ रहे हैं। तो सिमिलरली स्पेक्ट्रम जो होते हैं ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ जितनी भी होती हैं, जियो, एयरटेल, रिलायंस जो भी है, वोडाफोन, तो बेसिकली जो है उनको एक तरीके से स्पेक्ट्रम अलॉट होता है, समझ रहे हैं ना, उसको स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा जिस प्रकार से वो पुराना सिस्टम था वैसे ही जितने भी होते हैं इतने से इतने का बैंडविड्थ एक प्रकार से उसको मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम अलॉट होगा। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके अलावा जो 4G 5G होता है इसमें स्पीड एक प्रकार से इंक्रीज करती है। तो जो 4G अपना सर्विस था 4th जनरेशन वाला, उसमें जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 1 Gbps थी, 1 गीगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो 5G आया है इसमें जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 गीगाबिट पर सेकेंड जो है वो जा सकता है। समझ सकते हैं कितना स्पीड इसका फास्ट होगा। गीगाबिट जो होता है मेरे ख्याल से 1 गीगाबिट जो होता है वो 1000 मेगाबिट पर सेकेंड के बराबर होता है, 1000 Mbps। जैसे Mbps आप लोग सुनते हो, इसका मेगाबिट पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। और ये 4G जो है इससे 5G से समझ रहे हैं कि इसका 5G का स्पीड कितना ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात जो भी लेटेंसी थी जैसे कि 60 to 100 मिली सेकेंड, 60 to 100 मिली सेकेंड का जो था इसमें लेटेंसी थी, ठीक है, इसमें लेटेंसी थी। लेकिन जो नया वाला 5G है इसमें जो एक प्रकार से किसी प्रकार की जो देरी है, जो गैप है डिलीवरी में या क्वालिटी में, प्रोसेसिंग में, वो कम किया जाएगा। इसको 5 मिली सेकेंड पे किया जाएगा। मिली सेकेंड जो है टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे 1 सेकेंड को अगर आप 1000 पार्ट में किसी भी चीज़ को 1 को 1000 में डिवाइड करेंगे तो वो मिली हो जाएगा, ठीक है। तो मिली सेंटी मतलब 1/100, ठीक है। तो ये आपको कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक। नेक्स्ट इज ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। अब ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है ये न्यूज में किस लिए आया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और एक कई से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो निकालते रहती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक और कोई ये कंपनी है MC किन्से एंड कंपनी, ठीक है। तो इसने कुछ ऐसे 4th जनरेशन जो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, जैसे इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ, जो ये नेटवर्क की बात की जा रही है, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ 100 मैन्युफैक्चरर्स दैट शोइंग लीडरशिप इन अप्लाइंग 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब जो एक प्रकार से 4th इंडस्ट्रियल आज का जो रिवोल्यूशन हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हुआ है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। ये सभी क्या एक प्रकार से जो आज का जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, पहले क्या था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, और आज जो है IT सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है, सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी जो टेक्नोलॉजी हैं एक प्रकार से ये क्या है, ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये इस सेक्टर में होने वाला है। तो इनको एक प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है ऐसे कंपनियों को जो है मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई इनका एक प्रकार से जो है ये दबदबा रहने वाला है, शोइंग लीडरशिप इन अप्लाइंग 4th इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ठीक। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, यहाँ पर चूंकि न्यूज में था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट इज LVM-3M2। अब ये लॉन्च व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई भी रॉकेट होता है बेसिकली, मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ये बेसिकली रॉकेट है, ठीक। तो ये लॉन्च व्हीकल जो होता है कोई भी सेटेलाइट को आप समझ लीजिए रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल जो होता है ये रॉकेट होता है। जहाँ भी लॉन्च व्हीकल आपको वर्ड सुनाई दे आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसको रॉकेट ही कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और जैसे कोई भी सेटेलाइट को या किसी व्यक्ति को, समझ रहे हैं ना, किसी सेटेलाइट को किसी व्यक्ति को अगर मतलब स्पेस में भेजना हो या किसी ऑर्बिट पे भेजना हो, ठीक है। जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था कि लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है वो 2000 किलोमीटर के नीचे के रेंज होते हैं। तो जितने भी अपने जो ये सेटेलाइट्स होती हैं एक प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए, वेदर उसके लिए बेसिकली हम लोग लोअर अर्थ सेटेलाइट जो है ये यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार से पृथ्वी के सतह के नज़दीक हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर जो रिवॉल्व करती हैं। इसमें कई ऑर्बिट्स होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, दूसरा जो होता है वो एक प्रकार से मीडियम ऑर्बिट होता है जो कि 10,000 किलोमीटर के अराउंड होता है, ये 2000 किलोमीटर होता है लोअर अर्थ वाला। और इसी के जो है सबसे जो हाइट पे ऑर्बिट होता है उस पे होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मैं GSO लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 2000 किलोमीटर से अंदर होता है, मीडियम वाला जो होता है वो अराउंड 10,000-15,000 किलोमीटर, और ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है एक प्रकार से ये 36,000 किलोमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। ये 36,000 किलोमीटर के अराउंड होता है। तो ये आपको मोटा मोटी आपको ऑर्बिट्स के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे बात चल रही है लॉन्च व्हीकल की, ठीक है। तो ये जो LVM-3 है इसका एक नाम जो है वो जो पहले आप लोग फैमिलियर नाम होंगे GSLV Mk3।
अब ये GSLV Mk3 वही है जो 2019 में चंद्रयान अपना भेजा गया था, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, जो एक प्रकार से जो है इसरो का मिशन था चंद्रयान 2 वाला, जो चंद्रयान 2 वाला जो मिशन था इसरो का, चंद्रयान 2 वाला जो मिशन था इसरो का, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2019 में जो है ये मिशन भेजा गया था, जहां उस टाइम डायरेक्टर इसरो के थे शायद के सिवान नाम था, मोदी जी भी जो है गए थे जब ये लॉन्च होने वाला था। तो ये सक्सेसफुल मिशन था, बस लास्ट टाइम पे जो है टेक्निकल इशू आ गया था कि भाई जो उसका जो जैसे OLR होता है, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, ठीक है, तो ऑर्बिटर उसको कहते हैं कि मान लीजिए हमने इसको चांद के पास भेजा है, मून, मान लीजिए ये मून है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो है ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व करेगी, ठीक है, इसके चारों ओर जो है सैटेलाइट चक्कर लगाएगी, तो उसको ऑर्बिटर कहते हैं, जो चक्कर लगाता है, ठीक है। इसी का कुछ हिस्सा जो है, मान लीजिए ऑर्बिटर है, ठीक है, इसी का कुछ हिस्सा जो है वो नीचे आता है, लैंडर, जिसको लैंडर कहते हैं। इसका नाम विक्रम रखा गया था स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पे, जो कि एक प्रकार से इंडिया में जो भी अभी स्पेस रिसर्च चल रहा है, जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान चल रहा है एक प्रकार से, वो इन्हीं की देन है, विक्रम साराभाई की, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। और जो रोवर है ये प्रज्ञान, इसका नाम प्रज्ञान था। तो रोवर जो है एक प्रकार से एक बार लैंडर लैंड किया, तो उस पर एक प्रकार से एक मशीन होगी जो वहाँ पे जो है उसके जो सरफेस हैं, जो मून का सरफेस है, उस पर एक प्रकार से घूमेगी और वहाँ की जो मिट्टी होगी इसके बारे में स्टडी करेगी, जो भी रॉक होगा उसकी स्टडी करेगी। तो ऑर्बिटर जो चारों ओर घूमेगी, लैंडर जो उसी में से अलग होकर लैंड करेगा, और रोवर मतलब जो उस पर चल के जो है वहाँ की जो भी वहाँ पे जो मटेरियल्स हैं, जो भी रॉक है, उसके बारे में स्टडी करेगा। तो ये OLR मिशन था, चंद्रयान 2 जो था ये OLR मिशन था। इससे पहले जो है चंद्रयान 1, जो चंद्रयान 1 है, इससे पहले जो भेजा गया था 2008 में, ठीक है 2008 में भेजा गया था चंद्रयान 1, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये PSLV के द्वारा भेजा गया था। उससे पहले जो लॉन्च व्हीकल था वो PSLV था, अभी जो है ये GSLV के थ्रू भेजा गया है। ये ज़्यादा पावरफुल रॉकेट, एक तरीके से लॉन्च व्हीकल है, ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है, जिसके थ्रू जो है ये भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे GSLV के बारे में जो है कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज है, मेरे ख्याल से ये 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है Mk3, ये 3 स्टेज को कर रहा है। 3 स्टेज का मतलब एक बार मैंने किसी लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए ये आपका रॉकेट है, ठीक है, मान लीजिए ये रॉकेट है, ये जब भी ऊपर जाएगा तो 3 हिस्से में जो है वो डिसेंबल होगा। मतलब ये नीचे वाला एक हाइट पे जाने के, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर गया, ये मान लीजिए 200 किलोमीटर गया, तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, बाकी हिस्सा ऊपर जाता रहेगा, ठीक। फिर दूसरा स्टेज जब आएगा, दूसरा स्टेज मान लीजिए 500 किलोमीटर पर है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं कितने किलोमीटर पे अलग होता है, तो ये दूसरा हिस्सा जो है वो अलग हो जाएगा। फिर जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर जाता रहेगा। अगर मान लीजिए 3 स्टेज में फिर से एक बार फिर से डिसेंबल होता है, जितनी बार डिसेंबल होगा उतना स्टेज माना जाएगा। तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, मतलब 3 स्टेज में जो है ये ऑर्बिट में जाके पहुँचा देगा, जो भी सैटेलाइट है उसको 3 स्टेज में जाके ऑर्बिट में पहुँचा देगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 स्टेज है, जिसमें सॉलिड लिक्विड स्टेज भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, ठीक है। कोर लिक्विड स्टेज, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना पता है 3 स्टेज होता है। ये नाम याद रख लीजिएगा, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, सॉलिड रॉकेट बूस्टर एंड कोर लिक्विड स्टेज, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी क्षमता होती है, जो इस रॉकेट की क्षमता होती है, वो 8 टन के सैटेलाइट को, कोई भी 8 टन का सैटेलाइट है उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट जो कि कम हाइट पे होता है ना, मैंने समझा था 2000 किलोमीटर से कम की हाइट है, तो उस पर जो है 1 टन में 1000 किलो होता है, ध्यान रखिएगा, 1 टन इक्वल टू 1000 किलो, 1000 किलो, तो उसको जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा देगा। और दूसरा 4 टन जो है इसको जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अब ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट उस ऑर्बिट को कहते हैं कि अगर हम इस ऑर्बिट, मान लीजिए ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल GTO किसको कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इस पे जो है मान लीजिए ये GTO है, एक ऑर्बिट है जिसको GTO कहते हैं। अगर यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया है, तो यहाँ से ये अपने आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में चला जाएगा। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का हाइट बहुत ज़्यादा है, 36,000 किलोमीटर है, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक हम फ्यूल के थ्रू, यहाँ से जो फ्यूल रॉकेट में डालते हैं, जो भी उसमें ईंधन डालते हैं, उसके थ्रू वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, इस हाइट तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू जो भी होगा, ये अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट के थ्रू, समझ रहे हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट लेगी। इस प्रकार से जो है ट्रेवल करते करते ये इस पे सेट हो जाएगी। और एक बार यहाँ सेट हो गई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक प्रकार होता है, जैसा कि मैंने बताया है एक बार। तो एक बार इस पे सेट हो गया तो फिर वो इसी ऑर्बिट पे जो है सर्कुलर रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है, एक बार इस ऑर्बिट में सेट करने पे जो है वो अपने आप जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर वर्ड यूजुअली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सारे के सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ये जो है पहले अपने पास PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं था। GSLV ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है।
अपने को जो भी हैवी रॉक जो होते थे, सैटेलाइट्स होते थे, जो भी हैवी लॉन्च व्हीकल होते थे, अपने को दूसरे कंट्री के थ्रू कराना पड़ता था। जब से इंडिया के पास ये GSLV आया है, उसके बाद से इंडिया ने बाकी देशों के भी सैटेलाइट जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लॉन्च किए हैं। ठीक, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे इसरो की एक प्रकार से बॉडी है, वैसे तो गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, ये NSIL जहाँ पे जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक प्रकार से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट मान लीजिए, ठीक है, जो कि बढ़ावा देती है इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है कि किस प्रकार से स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सेटेलाइट SSLV भी यूज होता है एक वर्ड, जो भी स्मॉल सेटेलाइट्स होती हैं उनको किस प्रकार से जो है बनाना है, उनको किस प्रकार से लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा एक इसरो की बॉडी है, जो इसरो का मार्केटिंग आर्म है, समझ रहे हैं ना, इसरो की एक प्रकार से कॉमर्शियल बॉडी है, एंट्रिक्स नाम है, ठीक है। तो एंट्रिक्स का जो ये काम है, ये इसरो की एक प्रकार से बॉडी है, ये मार्केटिंग का काम करती है इसरो के लिए, जो भी स्पेस में जो है प्रमोशन करना हो इसरो के प्रोजेक्ट्स को, इसरो के रिसर्च को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा चूंकि इंडिया का जो फ्यूचर जो भी मिशन होने वाला है, चंद्रयान 2 तो मैंने बताया कि GSLV MK3, इसी का नाम मेरे ख्याल से ये LVM-3 और M2 लिखा गया है। अभी चंद्रयान 2 में तो यूज हुआ ही था ये वाला, ठीक है। इसके अलावा जो भी भविष्य में मिशन होने वाले हैं, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट मिशन से गगनयान है, गगनयान में बेसिकली यहाँ से जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी इंडिया का कोई भी अपना, वैसे तो राकेश शर्मा नाम था, वो पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे, वो दूसरे देश के एक प्रकार से उसके मिशन में गए थे। अपना कोई मिशन नहीं है, अपना अभी तक कोई अपने इंडिया का जो है अपना इंडिजिनली, मतलब इंडिया के द्वारा डेवलप्ड ऐसा कोई स्पेस मिशन जो है वो इंडिया ने डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो गगनयान जो है ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें किसी और कंट्री की सहायता से जो है अपने देश के जो हैं जो भी अंतरिक्ष यात्री जो हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं वो जाएंगे गगनयान के थ्रू स्पेस में, ठीक है। तो ये भी हुआ नहीं है, होने वाला है। इसके अलावा चंद्रयान 3 जो है, ये सभी जितने भी मिशन होंगे, जैसे आदित्य L1, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से एग्जाम में पता नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, लेकिन टेस्ट में आता रहता है। आदित्य L1 जो है ये पूछा जा सकता है। ये जो है ये मिशन टू स्टडी सन, तो सन के जो सन होता है, जैसे मान लीजिए सन है, इसका फोटोस्फीयर होता है, इसमें कोरोना होता है, इसका सरफेस होता है, तो यहाँ पे काफ़ी रिएक्शंस भी जो है सन में चलती रहती हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा जा रहा है, आदित्य L1, समझ रहे हैं ना। तो एक सन के काफ़ी करीब तक जाएगा ये सैटेलाइट और उसको स्टडी करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आदित्य, चूँकि आप संस्कृत जानते होंगे, तो आदित्य जो है वो संस्कृत एक प्रकार से पर्यायवाची है सूर्य का, ठीक है, जैसे कि श्लोक में भी कहते हैं ओम आदित्याय नमः, ठीक। तो मिशन टू स्टडी सन, तो सन की स्टडी के लिए आदित्य L1, और L1 जो है इसको लैग्रेंजे पॉइंट्स कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है। L1, L2, L3, L4 होता है लैग्रेंजे पॉइंट्स, ठीक। बाकी इसमें कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो ये न्यूज में इसलिए आया संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्योंकि ये जो है नैनीताल में एक प्रकार से स्थित है। कहाँ पर दिया हुआ है देखिए, सिचुएटेड एट एरीज क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो ये जो एक प्रकार से जो ऑब्जर्वेटरी है या बॉडी समझ लीजिए या एजेंसी समझ लीजिए, एरीज आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ये बॉडी आती है, एरीज, ठीक। ऑटोनमस बॉडी है, 1954 में इस्टेब्लिश हुई थी, थोड़ा बहुत जान लीजिए इसके बारे में। नैनीताल जो उत्तराखंड में है, हिल स्टेशन है एक प्रकार से, वहाँ पे स्थित है। और हिल स्टेशन पे इस तरह के जो भी ऑब्जर्वेटरी जो लगाए जाते हैं, ऑब्जर्वेटरी है ना, मतलब जो आकाश में आपके तारे हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, चाहे प्लैनेट्स हैं, जो भी आकाश में एक प्रकार से हैं अंतरिक्ष में, चाहे, तो उसको एक प्रकार से स्टडी करने के लिए जो है ये लगाए जाते हैं। टेलीस्कोप तरह के हो गए कि वहाँ पे टेलीस्कोप होगा, और इसलिए लगाते हैं भाई जो वहाँ का आसमान होता है, जो हिल स्टेशन होता है, जो पहाड़ होते हैं, वहाँ का जो आसमान होता है वो काफ़ी साफ़ सुथरा होता है, पॉल्यूशन नहीं होता उतना ज़्यादा, इसलिए इतने हाइट पे जो है उनको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो एरीज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तरीके से बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है, 1954 में एस्टेब्लिश हुई थी। और जो भी एक प्रकार से स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू जो है स्पेस रिसर्च एक प्रकार से करती है। जो भी कॉमेट्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, एक प्रकार से रॉक्स होते हैं समझ लीजिए, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर, जैसे ये अर्थ है, मरकरी वीनस अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्रकार से ये इस तरह से बेल्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई एस्टेरॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में सन के अराउंड जो है, सन के अराउंड, ठीक है, ये मत भूलिएगा, सन के अराउंड ये भी सर्किल ऐसे लगाते रहते हैं, ठीक है। सन जो है अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, सन अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, और बाकी प्लैनेट्स जो हैं सन अपनी जगह पे तो रोटेट कर ही रहे हैं, अपनी जगह पे रोटेट कर ही रहे हैं, साथ साथ सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व भी कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज
हाँ, तो मैं ये बता था कि भाई ये जो है संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है इसके 50 साल चूँकि हो गए हैं, तो इसलिए जो है टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप मतलब जो भी दूर की चीज़ें देखने के लिए अपना यूज करते हैं, चाहे स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, एस्टेरॉइड्स हों, मेटेरॉइड्स हों, मीटर्स हों, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। और इसके अलावा जो आर्यभट्ट यहाँ पे चूँकि नाम आ गया, तो आर्यभट्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े भी होंगे कि आर्यभट्ट जो थे जो साइंटिस्ट थे, एक प्रकार से एस्ट्रोनॉमर थे, स्टडी करते थे एक प्रकार से अंतरिक्ष की और जो भी स्टार्स होते थे, प्लैनेट्स होते थे, और इसके अलावा मैथमेटिशियन भी थे। तो ये आप कैसे भूल सकते हैं कि जो अपना जीरो है, ठीक है, सभी पूछते हैं इंडिया ने क्या दिया, इंडिया ने मैथमेटिक्स में क्या दिया, इंडिया ने साइंस में क्या दिया, तो इंडिया ने जो है ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था इनका जीरो, तो उसके बिना जो है कैलकुलेशन जो है अधूरा है, ठीक है। तो जीरो दिया इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 476 AD से 550 AD के बीच में जो है ये इनका पीरियड था, इनका जीवन काल था। एक प्रकार से मान लीजिए 5th AD या 5th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी, ठीक है, मोटा मोटी इसके बीच में ये थे। और जो अपना फर्स्ट सेटेलाइट है, इंडिया का पहला सेटेलाइट जो है वो 1975 में लॉन्च हुआ था, वो आर्यभट्ट ही था, उसका नाम जो है वो आर्यभट्ट ही रखा गया था, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला सेटेलाइट था आर्यभट्ट के नाम पे, ठीक। तो इतने फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस। सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस, ठीक है, ये क्या है? तो साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो हैव मैप्ड आउट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ऑन मून। तो साइंटिस्ट जो हैं इसरो के, जो चंद्रयान 2 अपना गया था, उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी गया था, इसका नाम था क्लास, ठीक है। तो ये क्लास जो है इसका पूरा नाम है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट गया था जिसने वहाँ का जो भी मून का जो सरफेस है उसके बारे में स्टडी किया है। तो वहाँ पे पाया है कि भाई सोडियम कंटेंट जो है वहाँ पे है, ठीक है, एक थिन लेयर है सोडियम कंटेंट का, ठीक है, एक पतला सा लेयर है उसके मून के सरफेस पे एक प्रकार से। और चंद्रयान 2 के बारे में मैंने आपको बताया कि 2019 में जो है ये लॉन्च हुआ था, इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ था। लूनर जो टर्मिनोलॉजी जब भी जैसे सन के लिए सोलर यूज होती है ना, सन के लिए क्या होती है सोलर, तो मून के लिए लूनर यूज होती है, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स भी यूज होती है मून के लिए। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा OLR मिशन था, ऑर्बिटर लैंडर रोवर, जैसा कि मैंने बताया। तो लूनर ऑर्बिटर विक्रम लैंडर था, विक्रम साराभाई के नाम पे, प्रज्ञान रोवर, ठीक। नेक्स्ट इज टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। अब ये टर्मिनोलॉजी जो TDE यूज होती है, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट, ये इवेंट जो है जब ब्लैक होल जो है, मान लीजिए कुछ ब्लैक होल है, मुझे पता नहीं ब्लैक होल का शेप क्या है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक होल है, ठीक है, और जो स्टार्स हैं, ठीक है, जो ब्लैक होल और स्टार्स जो हैं जब आपस में नज़दीक में आ जाते हैं, ठीक है, तो ब्लैक होल का इफेक्ट जो है वो स्टार के ऊपर पड़ता है। अब ब्लैक होल के जब आप डेफिनेशन सर्च करेंगे गूगल पे, ठीक है, तो ब्लैक होल होता क्या है, तो ब्लैक होल के बारे में यही आएगा कि प्लेस इन स्पेस, ठीक है, तो स्पेस में एक प्रकार से सब कुछ स्पेस है। मान लीजिए अर्थ सरफेस के अलावा ऊपर आपको जो भी दिख रहा है आसमान में, सब कुछ एक प्रकार से स्पेस ही है ना, चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, ठीक है। तो प्लेस इन स्पेस, ठीक है, तो अंतरिक्ष में एक प्रकार से जो भी कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, वेयर ग्रेविटी पुल सो मच, जहाँ पे ग्रेविटी का एक प्रकार से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा है, वेयर ग्रेविटी इज सो मच, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेयर ग्रेविटी सो मच, इवन लाइट कैन नॉट स्केप। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक उस पर लाइट भी आ रही है, कहीं से लाइट आ रही है, मान लीजिए किसी भी स्टार की लाइट आ रही है, सन भी तो एक स्टार ही है, उसकी लाइट अगर आ रही है तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, लाइट पूरी की पूरी क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब कर जा रही है। तो प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट स्केप, ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इन टीनी स्पेस। इसकी ग्रेविटी, जो ब्लैक होल की ग्रेविटी, जो उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक प्रकार से है, वो इतना ज़्यादा है क्योंकि जो उसका मैटर है, जो भी उसकी भौतिक एक प्रकार से जो भी भौतिक उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा सिकुड़ी हुई है, स्क्विज्ड मतलब सिकुड़ी हुई, इतनी ज़्यादा उसकी जो एक प्रकार से स्क्विज्ड है कि जो छोटे से आकार में जो है वो ब्लैक होल है। और दिस हैपन व्हेन स्टार इज डाइंग हैज बीन स्क्रीन टू टीनी स्पेस। तो टीनी स्पेस में जो है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी एक प्रकार से है इसकी, और इसका ग्रेविटेशनल एक प्रकार से अट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा है। तो उसी का इफेक्ट यहाँ पे जो टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट है, ये यूज किया जाता है कि भाई जब स्टार और ब्लैक होल नज़दीक आए और ब्लैक होल का इफेक्ट जो है वो स्टार के ऊपर पड़े, ठीक है। तो ये ब्लैक होल जनरली फॉर्म तब होता है जब कोई भी स्टार जो है, जब उस प्रकार से किसी भी चीज़ का पीरियड होता है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। अर्थ कभी आया था अस्तित्व में, कभी अस्तित्व में आया था, बिलियंस ऑफ ईयर एगो जो है अर्थ अस्तित्व में आया था,
और हो सकता है कि कुछ बिलियन साल बाद जो है वो अर्थ जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना आप? अब चाहे वो ईश्वर की वो कहिए कि भाई ईश्वर के कारण ऐसा होता है, या प्रकृति के कारण कहिए, जो भी कहना है आपको कहिए, लेकिन अर्थ का जो है वो हमेशा से, हम लोग जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम आप कितना साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे मैक्सिमम, 70 80 90। ठीक है, तो सिमिलरली जो है अर्थ का भी एक एज है, अर्थ का भी एज है, वो उसका भी कभी जन्म हुआ था, उसकी भी कभी मृत्यु होगी, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ब्लैक होल जो है वो डाइंग स्टार है एक प्रकार से। जो कोई स्टार है जब उसकी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, कॉमन भाषा में समझा रहा हूँ कि मतलब इस प्रकार से जो है वो स्टार नहीं रह जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टार वाली खत्म होने लगती है, तो वो ब्लैक होल बन जाता है और उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती, वापस नहीं आती। ठीक, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर टाइडल डिस्रप्शन इवेंट जो है वो यूज इसलिए होता है जब स्टार और ब्लैक होल आए, और ब्लैक होल जो है स्टार की जो भी लाइट निकल रही है, स्टार से लाइट निकलेगी जैसे सन से लाइट निकलती है। ठीक है, तो उसके लाइट में जो है वो एक प्रकार से डिसरप्शन कर देगा, उसके लाइट में एक प्रकार से क्या करेगा, डिसरप्शन। समझ रहे हैं ना, डिसरप्शन समझ रहे हैं, मतलब इतर बितर कर देगा, उसकी लाइट को इतर बितर कर देगा। तो ये जो है बेसिकली टर्मिनोलॉजी टाइडल डिसरप्शन, डिसरप्शन यही वर्ड यूज हो रहा है, डिसरप्शन कर दिया, इसकी लाइट को डिसरप्ट कर दिया। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और आपसे टीडी पूछ रहे तो आप ये मत समझिएगा कि भाई अर्थ पे जो टाइड्स आती हैं ना, अर्थ पे भी तो टाइड आती हैं, जो मून्स के अट्रैक्शन की वजह से, सन के अट्रैक्शन की वजह से अर्थ पे जो टाइड्स आती हैं, जो समुद्री एरिया में आती हैं, उसको आप मत समझ लीजिएगा, ये दूसरा टाइड है। ठीक है, नेक्स्ट इज गामा रे बर्स्ट। ठीक, तो गामा रे बर्स्ट जो है ये चूँकि किसी प्रकार का कोई बड़ा इवेंट, जैसे बिग बैंग के थ्रू ही यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो बिग बैंग के थ्रू यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। ठीक, ऐसे कुछ एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन के थ्रू होता है। ऐसे यूनिवर्स के बारे में जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी कि भाई यूनिवर्स जो था एक छोटे से टीनी स्पेस में, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, तो वहाँ से जो है यूनिवर्स फॉर्म हुआ, ये एक प्रकार से एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड मतलब जैसे बम फूटता है ना, छोटा सा बम होता है, उसमें आग लगा फूट जाता है, वैसे जो साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, जो साइंटिस्ट का ये थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, कि भाई ये अपने आप जो है, अपने आप समझ रहे हैं ना, ये बोल रहा है अपने आप इसी प्रकार से हुआ कि इसके चारों ओर जो है स्टार्स बन गए, प्लैनेट्स बन गए, मोटा मोटी यही थ्योरी है। ठीक है, मतलब गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, तो गैलेक्सी जो है इसका एक प्रकार से वो गैलेक्सी फैल रही है। तो यही आप लोग ज्योग्राफी में थ्योरी पढ़ते होंगे, मेरे ख्याल से 11th या 12th में जो है इसके बारे में दिया हुआ है ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी में, एक बार देख लीजिएगा। तो गामा रे बर्स्ट जो है ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि इसी प्रकार का कोई बिग इवेंट हो, जैसा बिग बैंग हुआ था वैसे ही कोई स्टार एक्सप्लोड कर जाए, तो उसको एक प्रकार से गामा रे बर्स्ट कहते हैं। अब मुझे इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए मेरे पास ये है कि जैसे इलेक्ट्रोवेव स्पेक्ट्रम जो है वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक प्रकार से होता है कि भाई जो आपको वेव की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि वो आपको, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तो इसका आप याद कर लीजिए। मुझे आसान तरीका है याद करने का, मुझे 11th में मैंने याद किया था, उसके बाद मैंने कभी भूला नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। विजिबल आ जाएगा, यूवी आ जाएगा, इसके बाद जो है एक्सरे, फिर गामा रे। ठीक, तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया था, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव समझते हैं, खाना पकाने के लिए यूज होता है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, नीला हो जाएगा। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, लाल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, नीला हो जाएगा, एक्सरे, गामा रे। तो मैंने एक तरीका सोचा था कि रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से राइट हम लोग जाते हैं, जब भी आपसे पूछे कि इंफ्रारेड की एनर्जी जो है वो रेडियो से ज़्यादा या कम है, अब वो अब से कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप याद कर लेंगे। यहाँ से लेफ्ट से राइट एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट एनर्जी इंक्रीज करती है। मतलब सबसे जो पावरफुल एनर्जी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा, गामा रे। ठीक है, तो गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और जो एनर्जी का जो भी एक प्रकार से सीक्वेंस है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ जो है इधर इंक्रीज करती है, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा जो वेवलेंथ है वो इधर इंक्रीज करेगी और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरफ इंक्रीज करेगी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। विजुअल में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विजुअल के जैसे विवग्योर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उल्टे सेंस में विवग्योर याद कर लीजिए, विवग्योर। ठीक है, उल्टे सेंस में विवग्योर याद कर लीजिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो लैम्डा इंक्रीज करता है। तो समझ रहे हैं, जो वीडियो का जो भी एक प्रकार से विजिबल रेंज का जो भी होगा, रेंज होगा, उसमें जो है विवग्योर आप इस फ्रीक्वेंसी में याद करिएगा कि ये वी जो होगा वायलेट, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड जो है वो लैम्डा इंक्रीज करेगा, आप इस सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये गामा रे बर्स्ट था। एक प्रकार से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलती है कि भाई
10 बिलियन जो सन जितनी एनर्जी रिलीज करता है, सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उतने जो 10 बिलियन आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, उतनी साल में जितनी एनर्जी जनरेट करेगा उतना बेसिकली एक इवेंट ऐसा होता है गामा रे बर्स्ट उसमें करता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में फॉर एग्जांपल ऐसे तो पूछा जाना नहीं चाहिए, और पूछ दिया कि GRB 21009A ये है क्या, एक प्रकार से ये गामा रे बर्स्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। ऐसा तब होता है जब कोई भी स्टार जो है, जैसे हम लोग का बम दिवाली में हम लोग फोड़ते हैं, वैसे ही जो है ये स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, समझ गए ना। उसके बाद स्टार एक्सप्लोड करने के बाद, जैसा कि मतलब स्टार जब उसकी डेथ होती है, स्टार की जब मृत्यु होती है, जो तारे होते हैं उसकी मृत्यु होती है, अरे मतलब आप उससे रिलेट मत करिएगा, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो उसको ब्लैक होल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक, तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो है, सोलर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए बताने के लिए, इसी को जूम करता हूँ मैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर लगभग 4 लाख किलोमीटर पे, फॉर एग्जाम्पल लगभग 4 लाख किलोमीटर पे जो है मून जो है वो ट्रैवल कर रहा है। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर लगभग 4 लाख किलोमीटर पे जो है ट्रैवल कर रहा है, मेरे ख्याल से 4 ही लाख किलोमीटर है। और बहुत दूर, यहाँ बहुत दूर मैं नहीं बना सकता, ये सन है, ठीक है, ये बहुत दूर सन है, ठीक है, और सन अर्थ जो है वो सन के चारों ओर, ये अर्थ का ऑर्बिट है, चूँकि ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ मुझे जगह नहीं है बनाने के लिए, तो इस प्रकार जो है सन की ओर जो है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट मान लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर मतलब 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, कर रहा है। अच्छा, जब ऐसे कर रहा है तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, कर रहा है ना, अब ऐसा सिचुएशन आता है जब ये मान लीजिए सन है, ठीक है, और मून जो है चूँकि इस सर्किल में कर रहा है तो मून यहाँ पे आ गया, सन है, अब बेसिकली सन की लाइट ऐसे आ रही है और मून जो है यहाँ पे से सन की लाइट को जो एक प्रकार से क्या कर ले रहा है, घेर ले रहा है, मतलब यहाँ तक अर्थ तक पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है। जब बिल्कुल से ना पहुँच पाए, इसको सोलर एक्लिप्स कहेंगे, जब अर्थ की लाइट सन तक नहीं पहुँच पा रही है, सॉरी सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो सोलर कहेंगे। जब पूरी तरीके से टोटल सोलर एक्लिप्स उसको कहते हैं, जब पूरी तरीके से जो है लाइट जो है ब्लॉक कर लिया जाए। ऐसा कुछ ही जगह से होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा नहीं देखा जाएगा, कुछ ही जगहों पर देखा जाएगा जहाँ पूरा का पूरा जो है सन जो है ब्लॉक हो जाए, बिल्कुल से ब्लॉक हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए। दूसरा होगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जहाँ पे जो है पार्शियल का मतलब होता ही है कि मतलब आधा अधूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सन है मान लीजिए, तो सन आपको जो है इस फॉर्म में दिखेगा। वैसे तो सन पूरा एक तरीके से सर्कुलर है, सर्कुलर दिखता है, स्फेरिकल है, लेकिन आपको जो है ये क्रिसेंट शेप में दिखेगा, ऐसे क्रिसेंट शेप में, ठीक है, क्रिसेंट शेप में। इसके अलावा एनुलर में क्या होता है कि बोला गया है कि रिंग शेप में दिखेगा, मतलब इस प्रकार से जो है मून कवर करता है सन को, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है सन के राउंड और मून मूव कर रहा है अर्थ के राउंड, तो ऐसे ऐसे फेजेज बनते रहते हैं समय समय पे, जहाँ पे जो है सन ऐसा होगा, इसको मून जो है इस प्रकार से जो है रिंग टाइप जो है दिखेगा, एनुलर। तो ये सभी जो है इसके बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है, इस टाइम मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, इस समय जो है मून जो है वो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। हाइब्रिड जो है हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स, व्हेन अर्थ सरफेस इज कर्व्ड समटाइम्स एन एक्लिप्स कैन शिफ्ट बिटवीन एनुलर एंड टोटल। तो एनुलर भी हो और टोटल भी हो, एनुलर भी हो और टोटल भी हो, इस प्रकार से जो अगर हो तो उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सोलर एक्लिप्स है क्या, बाकी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ठीक। नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है ये बनाया गया, जिसका नाम DMH11 है। और कोई भी इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, एक तो हुआ बाय नेचर जो पहले से प्रेजेंट है, एक हुआ कि हाइब्रिड क्या होता है, मतलब दो प्रकार से आप क्रॉस कराते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे प्लांट्स हैं, उसको आपस में दो प्रकार के प्लांट हैं, तो उसको आपस में आप क्रॉस कराते हैं, वैसे मतलब रिप्रोडक्शन टाइप कराते हैं, तो उसका हाइब्रिड बनता है, ठीक है। जैसे हाइब्रिड डॉग होते हैं, हाइब्रिड वो होते हैं, सिमिलरली हाइब्रिड जो है वो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर सीड्स जो है तैयार किया जा सकते हैं। तो एक का नाम आप सुनते होंगे BT कॉटन, BT कॉटन का नाम आप लोग सुनते होंगे। ये एकमात्र ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, फिलहाल एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिसको अनुमति मिली हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रॉप्स अगर हाइब्रिड अवस्था में, रिसर्च तो काफ़ी हुआ है, लेकिन अगर नेचर में इंट्रोड्यूस करा दिए जाएँ तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी वहाँ के नेचुरल क्रॉप के लिए, मतलब नेचुरल क्रॉप को रिप्लेस कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है ये एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया, समझ रहे हैं ना, अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसको इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है।
अगर कर दिया गया तो ये पहला ऐसा होगा, पहला फूड क्रॉप होगा, क्योंकि बीटी कॉटन है ये फूड क्रॉप नहीं है, ठीक है, ये फूड क्रॉप नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप है। तो ये पहला फूड क्रॉप होगा मस्टर्ड क्रॉप, और DMH11 को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है इसका अप्रूवल देगी, इसको इंट्रोड्यूस करना है नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको DMH11 के बारे में पता होना चाहिए कि ये डेवलप किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 2 वैरायटी थी मस्टर्ड की, एक वरुणा और एक यूरोपियन वैरायटी थी, ये अर्ली हीरा 2, इन दोनों को क्रॉस करा के जो है ये DMH11 बनाया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा GEAC जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है, GEAC स्टैच्यूटरी बॉडी है, आपको ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। और इसका काम ही है कि ये GEAC है ये अप्रूवल देती है, इसका काम है अप्रूवल देना। किसी भी इस प्रकार की जो सीड्स होती हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं उनको अप्रूवल देने का काम है। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है एक प्रकार से ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, तो पहली बात आप ये याद रख लीजिएगा कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लॉन्च की है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा देखा गया कि हाल के टाइम में पिछले 2-3 साल में जो है टीबी के मरीज जो हैं वो इंक्रीज किए हैं, पहले घट रहे थे अब इंक्रीज किए हैं। और इंडिया का समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ लिखा है इंडिया है हाईएस्ट टीबी पेशेंट। अगर ऑप्शन में आपसे पूछ दिया जाए ऑप्शन में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट हैं क्या, तो हाँ हैं, ठीक है। तो टीबी जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जैसे कई माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, पैरासाइट्स होते हैं। तो टीबी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और यहाँ बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और कई प्रकार के टीबी होते हैं, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन भी लगती है, तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, बैसिल कैलमेटिक यूरिन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से वैक्सीन है जो कि टीबी के बचाव के लिए दी जाती है, जैसे कोविड के लिए वैक्सीन दी जाती है वैसे इसके लिए। और जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं ये 3-4 नाम याद रख लीजिए, हो सकता है साइंस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए कि ये टीबी के लिए यूज होता है या नहीं होता है। तो आइसोनेजिड, रिफैम्पिन, एथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो टीबी होता है, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज होता है, मतलब आपको टीबी है तो आपके जो घर वाले हैं, एग्जाम्पल भगवान करे आपको टीबी ना हो, तो कम्युनिकेबल डिजीज है कि बेसिकली आपको अगर टीबी होता है तो आपके आस पड़ोस में जो भी रहता है उसको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज है टीबी। तो ये बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है और एक्सटेंसली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ डिजीज होते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक फालतू का हम लोग खाते रहते हैं, फॉर एग्जांपल बिना मतलब का एंटीबायोटिक आप खाते रहते हैं, तो हो सकता है आपका ड्रग रेजिस्टेंट जो है एक प्रकार से बॉडी हो जाए कि भविष्य में अगर आपको एंटीबायोटिक दी जाए, ठीक है, तो आपके शरीर पे काम नहीं करेंगे, आपके जो बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट एक प्रकार से हो जाएंगे, मतलब वो दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो ड्रग रेजिस्टेंस भी एक प्रकार से आ जाता है, तो बहुत समस्या हो जाती है इलाज करने में, समझ रहे हैं ना। तो ये लेवल है, मतलब पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है और एक खतरनाक लेवल है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, जहाँ पे जो भी मेडिसिन होते हैं ये काम नहीं करना होता है और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि डेथ हो जाए। और एक TDR जब हो गया टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, तो फिर तो भगवान ही मालिक हैं कि मतलब पहला जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, आइसोनाजिड, रिफैम्पिन ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसके अलावा जो ये ड्रग है फ्लोरोक्विनोन ये सेकेंड लाइन ड्रग है। और इसके अलावा इन दोनों भी काम नहीं किया तो टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डेथ होने के। तो गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी प्रयास कर रही है कि टीबी को ख़त्म किया जाए। 2025 का टारगेट लिया गया है। ग्लोबल टारगेट जो है WHO का 2030 है, जो कि अपना SDG का भी टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो इंडिया ने टारगेट 2025 लिया है, 5 साल पहले ही टीबी खत्म करने का। इनको आसार दिख नहीं रहे खत्म होगा। इसके अलावा निश्चय पोषण योजना जो है ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए टीबी पेशेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो कई सारे अभियान चल रहे हैं कि भाई टीबी जीतेगा देश, हारेगा टीबी, तो ये सभी अभियान चल रहे हैं। तो ये सभी आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़ में। तो टीबी के बारे में इतना कम से कम जानकारी आप रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट का टॉपिक है आज का एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, ठीक है। तो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो है ये रिलीज़ किया गया है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और NDTL, ठीक है। ये वाडा एक प्रकार से जो है बॉडी है, जैसे हम लोग जैसे जो भी एथलीट होते हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, तो काफ़ी लोगों का आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि भाई ये एथलीट जो है वो डोपिंग का एक प्रकार से जो है सेवन करते हुए पकड़ा गया, या उसके जांच में जो है ब्लड जांच में डोपिंग निकला गया। तो बेसिकली कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, बेसिकली मैं मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, कि जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस तो उससे इंप्रूव होती ही है। मान लीजिए किसी को दौड़ना है, अगर कोई ड्रग लेके दौड़े हो सकता है उसको पेन महसूस ना हो और वो दौड़ जाए, ठीक है उसकी, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहली बात, उसके बॉडी पे, उसके हेल्थ पे इशू आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ पे इशू आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा ड्रग लेके दौड़ रहा है, आप ड्रग लेके दौड़ रहे हैं
मैं नेचुरली दौड़ रहा हूँ, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी मेरे से। तो इस प्रकार से हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सभी को रोकने के लिए ओलंपिक्स में ये सभी ना यूज हों, या उसके लिए बेसिकली एंटी डोपिंग एजेंसी है ये वाडा, ठीक है, जो कि ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो है ये जांच करती हैं और एक तरह से गाइडलाइन इशू करती हैं कि भाई अगर ड्रग लेते हुए, डोपिंग करते हुए पकड़े गए तो इतने साल के लिए जो है तुम्हारे पर प्रतिबंध लग जाएगा, तुम खेल नहीं पाओगे, आजीवन प्रतिबंध भी लग सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक इसलिए था। तो आज का टॉपिक जो है उसमें हम लोगों ने शॉर्ट जो न्यूज़ थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके बारे में चर्चा किया, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन बचता है, मेरे ख्याल से लास्ट पोर्शन है अक्टूबर मंथ का। उसके बाद अक्टूबर मंथ करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, हम लोग नवंबर मंथ पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने सीसेट का भी लेक्चर लिया था, सीसेट वाला लेक्चर लिया था। अगर आपको वो पसंद आया होगा तो बेसिकली उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप सीसेट स्पेसिफिक जो है टारगेट करते हैं, आपका सीसेट वीक है, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।